गौरी कवि ने एक अंडा दिया था और जब से उसने अंडा दिया था वो अपने पति कालू कौवे से झगड़ती रहती थी कि उसे इस अंडे पर नहीं बैठना। मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ, मैं इस अंडे पर नहीं बैठ सकती। अगर तुम्हें इतना ही शौक है बच्चा निकलवाने का तो तुम कोई मेड रख लो या फिर खुद ही यहाँ पर बैठ के अंडे का ख्याल रखो। लोगों के यहाँ जब संतान होने वाली होती है तो लोगों के लिए वो खुशी का बायस होती है, लेकिन तुमने तो मुझे इतना परेशान कर रखा है कि जिसकी हद ही नहीं है। बड़ी ही बदबख्त कवि हो तुम कि तुम्हें अपनी संतान से, अपने अंडे से कोई प्यार ही नहीं है। मम्मा पक्षी तो अपने अंडे पे बैठने के लिए मरी जाती हैं। बड़ा आया मम्मा पक्षियों का, तुम्हें बड़ा तजर्बा है। मैं तुम्हें साफ साफ कह रही हूँ कि मुझे इस अंडे पे नहीं बैठना और अब मैं जा रही हूँ। मुझे तुम किसी तरह से भी तंग करने की कोशिश ना करो। गौरी अपनी इन हरकतों से बाज आ जाओ। मैं तुम्हें वाज़ेह तौर पे बता रहा हूँ कि तुम खुद ही पछताओगी। बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। अभी वक्त है, सुधर जाओ सुधर जाओ। सुबह होती तो झगड़े में, शाम होती तो झगड़े में। उन दोनों के झगड़े तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इधर दूसरी तरफ एक चिड़िया भी उसी जंगल में रहा करती थी जो पहले तो बहुत गरीब थी, लेकिन फिर उसने अपना मिर्चों का बाग लगाया था और मिर्ची उसकी इतनी ज्यादा होने लगी थी कि अब तो वो बहुत अमीर हो गई थी। और तो और उसने तो अपने नए घर का बयाना भी दे रखा था। अब वो पक्के घर में जाने वाली थी। वो अपनी मिर्चों को देख के खुश हो रही होती है कि वहीं एक तोता आ जाता है। जी तोते भैया, आपको क्या काम है? अभी तो मैं मंडी गई ही नहीं मिर्चें बेचने के लिए। आपको क्या मिर्चें चाहिए? अगर आपको मिर्चें चाहिए तो मैं मंडी वाले भाव से कम भाव पर आपको दे दूंगी। हाँ चिड़िया बहन, मैंने आपकी मिर्चों की बहुत तारीफ सुनी है और मैं ये सारी मिर्चें आपसे खरीदना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक व्यापार हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं मिर्चें आपसे लेके आगे जाके बेचूं। अगर आप कुछ कम भाव पर मुझे सारी मिर्चें दे दिया करें तो मेरा व्यापार भी अच्छा चल जाएगा और आपको भी यहीं पर ही बैठे बैठे पैसे मिल गया करेंगे। बस फिर चिड़िया ऐसा ही करती है। सारी मिर्ची वो तोते को बेच देती है और तोता आगे मार्केट में अपनी दुकान लगा लेता है। इस तरह से चिड़िया को घर बैठे ही मुनाफा होने लगा और तोते की मिर्ची तो सभी बहुत पसंद करने लगे थे। अरे तोते भैया, कैसे दी है मिर्ची? 50 रुपए की किलो है ये मिर्ची, लेकिन मिर्ची ऐसी है कि पूरी मार्केट से आपको ऐसी मिर्ची नहीं मिलेगी। मुझे 1 किलो तोल दीजिए। हाँ तोते भैया, इसमें तो कोई शक नहीं, आपकी मिर्ची सबसे अलग है। पता नहीं किसी ने बड़े ख्याल से लगाई है ये मिर्ची। यहाँ अब चिड़िया के पास सब कुछ तो था, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं थी क्योंकि उसकी शादी को कई साल हो गए थे और अभी तक उसकी कोई संतान, कोई अंडा ना हुआ था। पता नहीं बल्लू जी, मुझे ऊपर वाला कभी संतान की खुशी देगा भी सही कि नहीं देगा। सभी पक्षी अपने नन्हे नन्हे बच्चों के साथ आते हैं, नदी पे पानी पीते हैं, तो मुझे उनको देख के बहुत अच्छा लगता है और मेरा दिल करता है कि मेरा भी कोई बच्चा हो। पता नहीं मुझे अंडा होगा भी कि नहीं। मैं तो अब बहुत नोटिस करने लगा हूँ कि तुम अब बहुत परेशान रहती हो और बहुत दुखी रहती हो। अब देखो हमारे पास सब कुछ है। हम पहले कितने गरीब थे और अब तो हम मकान भी ले रहे हैं अपना, लेकिन तुम फिर भी बहुत दुखी रहती हो। दुखी कैसे ना हूँ, मैं खाली हूँ, मेरी कोख खाली है। अगर आप इजाजत दें तो मैं अनाथ खाने से जाके एक अंडा ले आऊँ। मैं एक अंडा गोद लेना चाहती हूँ और फिर वो जो भी पक्षी निकलेगा उसको मैं पालूंगी, बहुत प्यार दूंगी, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह से। ठीक है, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंडा हमारा है या किसी और पक्षी का है। हाँ, तुम उसे ले सकती हो और तुम उसे बहुत प्यार से पालना ताकि वो बिल्कुल हमारा बच्चा ही लगे। अगले दिन बल्लू चिड़ा रोज की तरह सुबह ही सुबह मुंह अंधेरे ही भोजन लाने के लिए निकल पड़ता है ताकि दिन चढ़ते ही उसको भोजन मिल जाए और वो वापस अपने घोंसले में आ जाए। तो ऐसा ही होता है, उसको मीठे मीठे फल मिल जाते हैं और वो फल लेके वापस अपने घोंसले में आ रहा होता है कि सामने से उसे एक कवि अंडा ले जाते हुए नजर आती है। ना होगा अंडा और ना होगा झगड़ा, ऐसा सोच के गौरी कवि नदी में गिराने के लिए वो अंडा उठा के निकल पड़ती है। जैसे ही कालू जाता है,
वो नदी की तरफ आ रही होती है तो यहाँ से बल्लू चिड़ा भी अपनी नदी की तरफ अपने घोंसले में फल लेके जा रहा होता है। वो गोरी कवि का रास्ता रोक लेता है क्योंकि वो उसे अंडा उठा के जाते देखता है। जैसे ही वो रास्ता रोकता है तो वो दोनों साथ वाले पेड़ पे जाके बैठ जाते हैं। कवि बहन, क्या ये अंडा आपका है और आप इस अंडे को उठा के कहाँ लेके जा रही हैं? क्या आप मुझे कुछ बताना पसंद करेंगी? असल में मेरी पत्नी की कोई संतान नहीं और वो बहुत परेशान रहती है। अगर ये अंडा फालतू है तो आप मुझे दे दें। मैं तो अंडे को नदी में गिराने के लिए जा रही थी। इस अंडे ने तो बेचारे ने खत्म हो जाना था। क्यों ना इस चिड़े को फलों के बदले अंडा दे दूं, बच्चा पल जाएगा और जैसे ही बच्चा होगा वापस ले आऊंगी। बात सुनो चिड़े, हाँ ये अंडा मेरा ही है, लेकिन क्या बताऊं बहुत मजबूरी है। कब से मेरे पास कोई भोजन भी नहीं आया तो मैं बहुत भूखी हूँ। अगर तुम ये मीठे फल मुझे दे दो तो मैं ये अंडा तुम्हें बेच दूंगी। अब तुम्हारे पास है फैसला, अगर चाहो तो फल के बदले अंडा ले लो मुझसे। ठीक है, मुझे ये मंजूर है। आप ये फल ले लें और ये अंडा मुझे दे दें। मेरी पत्नी तो अनाथ खाने से जाके बच्चा लेने वाली थी तो वो अंडे अक्सर खाली निकलते हैं। कम से कम ये अंडा ताजा और अच्छा तो है, पता तो है इसमें से बच्चा निकलेगा। हाँ हाँ चिड़े, बिल्कुल ताजा है। अभी 2 दिन पहले ही मैंने ये अंडा दिया है, लेकिन वो क्या है ना, मजबूरी तो सब करवा देती है। अब मुझे ये अंडा बेचना पड़ा। तुम इसको ले जाओ, कुछ दिन में इसमें से बच्चा निकल आएगा। फिर बल्लू चिड़ा खुशी खुशी वो अंडा उठा के और फल गोरी कवि को दे के वहां से उड़ता हुआ वापस अपने घोंसले की तरफ आ जाता है। ये देखो पारो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया। ये एक कवि का अंडा है, ताजा है। कम से कम ये तो पता है ना कि इसमें से बच्चा निकलेगा। अनाथ खाने से तो अक्सर अंडे खाली ही निकलते हैं। तुम ये पाल लो। अरे बल्लू जी, आज तो आपने मुझे बहुत खुश कर दिया। मैं इतनी खुश हूँ कि मैं अपनी खुशी का ठिकाना आपको बता ही नहीं सकती। मैं इसको बहुत प्यार दूंगी, बिल्कुल अपनी संतान की तरह इसका ख्याल रखूंगी। मेरे प्यारे अंडे, अब से मैं तुम्हारी मम्मा हूँ और तुम देखना तुम्हारा कितना ख्याल रखूंगी मैं जो तुमसे पूछ रहा हूँ मुझे उसका जवाब दो। मेरा अंडा कहाँ है? तुमने अंडा कहाँ किया? सच बताओ, क्या तुमने वो अंडा फेंक दिया? वो अंडा कहाँ है? अगर तुमने मुझे ना बताया तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा और मैं तुम्हें छोड़ के दूसरी शादी कर लूंगा। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस हद तक भी गिर सकती हो। क्या तुम ऐसा भी कर सकती थी? अरे अरे, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ कालू जी, पति जी, मेरी बात सुनो। ये देखो, मैं उस अंडे पे नहीं बैठ सकती थी। इस तरह से हम दोनों के बहुत झगड़े थे। आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मैं अंडा चिड़िया को दे आई हूँ और जैसे ही बच्चा निकलेगा तो हम ले आएंगे। इस तरह से मुझे बैठने की मुसीबत भी नहीं झेलनी पड़ेगी और हमारा बच्चा भी आराम से निकल आएगा। फिर वो कालू कौवे को बल्लू के घोंसले में ले आती है। वो दोनों भोजन लाने के लिए बाहर गए हुए थे। ये देखो, अब तो तुम्हें यकीन आ गया ना कि हमारा अंडा सुरक्षित है। इस तरह से वो बैठेंगे इस अंडे पे और जैसे ही बच्चा निकलेगा तो वो होगा हमारा। वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या गारंटी है कि बच्चा निकलने के बाद वो हमें हमारा बच्चा वापस करेंगे? ये भी तो हो सकता है कि वो बच्चा वापस ही ना करें। तो कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर बल्लू और पारो अपने नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। अंडा भी उनके साथ होता है। पारो, हमारा होने वाला बच्चा बहुत खुशकिस्मत है। देखो, उसके आते ही हमें नया घर मिल गया। अब हमारा बच्चा नए घर में ही आंख खोलेगा। हाँ बल्लू जी, मैं भी बहुत खुश हूँ। एक तो हमारा मिर्ची का व्यापार भी बहुत अच्छा चलने लगा। हमें तो मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। घर से ही तोता जी लेके जाते हैं मिर्ची और जाके बेच आते हैं। मुनाफा भी हमें अच्छा दे देते हैं। और अब ये सारा कुछ मेरे इस प्यारे अंडे की बदौलत ही है। कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन एक सुंदर सा कौवा उस अंडे में से बाहर आता है। अरे ये कितना सुंदर है पारो, ये तो बहुत ही सुंदर कौवा है। इसका नाम हम क्या रखें? हमारा बहुत प्यारा बेटा, हमारा सुंदर कौवा। ये हमारा हीरा है, क्योंकि ये हमारे लिए हीरा जैसा ही है। हमारा प्यारा हीरा, हमारा खूबसूरत हीरा, सुंदर हीरा। मेरे बच्चे, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैंने तुम्हें देखा। तुम्हारी बदौलत मैं आज माँ बनी, मैं माँ बन गई। मम्मा, आप तो बहुत सुंदर हैं और पापा आप भी बहुत सुंदर हैं, लेकिन मेरा रंग आपसे चेंज क्यों है? मैं काला क्यों हूँ और आप बहुत सुंदर रंग के हैं? आपका और पापा का रंग तो एक जैसा है, लेकिन मेरा रंग चेंज क्यों है?
मेरे प्यारे बच्चे, सभी पक्षी अलग अलग रंग के होते हैं। जब आप बाहर उड़ के जाने वाले होगे तो आप देखोगे सभी पक्षी ही मुख्तलिफ रंग के होते हैं। इधर गौरी छम छम चाचा को बुला के नाटक शुरू कर देती है। अरे गौरी बताओ तो बेटा, तुमने इतनी इमरजेंसी में मुझे क्यों बुलाया है? मुझे जंगल के बाकी मसाइल भी सुलझाने होते हैं। क्या हुआ है और तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊं चाचा जी, मेरा अंडा चिड़िया के पास है। मुझे उस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत थी भोजन की और इनके पास बहुत सारा भोजन था, तो मैंने कहा था मुझे थोड़ा सा भोजन तो दे दो। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया था कि तुम उसके बदले हमें पालने के लिए ये अंडा दे दो। मैंने दे दिया था, लेकिन अब तो वो कब्जा करके बैठ गए हैं। मेरा बच्चा मुझे देते ही नहीं। अगर तुमने चिड़िया को अंडा सिर्फ बैठने के लिए दिया था तो वो बच्चा तो सिर्फ तुम्हारा ही है। वैसे भी जिसकी संतान होती है उसी का ही हक होता है उसके ऊपर। चलो तुम मेरे साथ, हम अभी जाते हैं और बात करते हैं। ये कैसे हो सकता है कि बच्चा तुम्हारा हो और पाले वो चिड़िया? तुम्हें तुम्हारा बच्चा वापस लेके ही दूंगा मैं, ये मेरा तुमसे वादा है। चलो चलें। फिर गौरी और छुम छुम चाचा बल्लू और पारो के घर पर आ जाते हैं। छुम छुम चाचा का तो काम ही पूरे जंगल के पक्षियों के दरमियान सुलह करवाना और मसाइल हल करना था। चिड़िया परेशान हो जाती। अरे छुम छुम चाचा, आप यहाँ क्या करने आए हैं? और ये कवि आपके साथ यहाँ क्या करने आई है? आप मुझसे क्या चाहते हैं? जल्दी बताएं मुझे। चिड़िया, ये गौरी है, ये इस बच्चे की असल माँ है। तुम्हें उसने अंडा सिर्फ ऊपर बैठने के लिए दिया था, अब उसका बच्चा उसे वापस करो। हाँ, उस लम्हे तो मैं भूखी थी, इस वजह से मैंने थोड़े से फल लेके तुम्हें ये अंडा दे दिया था। अब मैं तुम्हें उसके उन फलों के डबल फल वापस करती हूँ और तुम मुझे मेरा बच्चा दो। संतान मेरी है, मैं ही इसकी असल माँ हूँ, मुझे मेरा बच्चा दो। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं खाली, मेरी कोख खाली और मेरा बच्चा तुम पालो। दो मुझे मेरा बच्चा। गौरी बहन, ऐसा ना करें, ये मेरा बच्चा है, मेरी जान है ये। और उस वक्त आपने खुद ही अपना अंडा हमसे फलों के बदले में बेचा था। अब आप ऐसा ना करें। पहली बात तो ये है कि मुझे गौरी ने कहा है कि उसने तुम्हें सिर्फ बैठने के लिए दिया था। दूसरी बात ये है कि अगर उसने बेचा भी था तो अब वो अपना बच्चा वापस लेना चाहती है। जिसकी संतान होती है पहला हक उसी का ही होता है। तुम ये बच्चा वापस करो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक पक्षी हूँ, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ कि जो चाहे मुझे रख ले। और मैं जहाँ हूँ वहीं अच्छा हूँ। मेरी असल माँ ये पारो चिड़िया और मेरा बाबा ये बल्लू चिड़ा ही है। मैं आपका बच्चा नहीं हो सकता। पहले आपने फलों के बदले मुझे बेचा था, अब क्या आप मेरे बदले में दाम लेंगी? आप जाएं यहाँ से। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ और आइंदा के बाद कभी भी मुझे ले जाने के लिए मत आइएगा। मैं आपका बच्चा नहीं बल्कि चिड़िया और चिड़े का बच्चा हूँ। चिड़िया खुशी से अपने बच्चे को अपने गले से लगा लेती है और छुम छुम और गौरी बहुत शर्मिंदा होते हैं। वो शर्मिंदा होके वहां से चले जाते हैं और चिड़िया उन्हें जाने का कहती है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं, प्यार और एहसास के भी होते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। अरे ये अचानक से इतने घने बादल आ गए और इतनी जोरों से बारिश होने लगी है। अगर ऐसा रहा तो हम तो मारे जाएंगे। जंगल में अचानक से जोर की बारिश शुरू हो जाती है। तोता और सारे ही पक्षी बहुत परेशान हो जाते हैं। अभी पक्षियों के घोंसले जो कच्चे थे, अभी तक लकड़ियों के घोंसले, पक्के घोंसले किसी भी पक्षी ने ना बनाए थे और पक्षियों ने बच्चे भी दे रखे थे। वो बहुत चिंतित होते हैं। उसी जंगल में एक पारो चिड़िया भी रहती थी। उसके भी 2 बच्चे थे और घोंसला उसका भी अभी पक्का ना था। अरे बाप रे, कल तक तो मौसम बिल्कुल ठीक था, इतनी तेज बारिश शुरू हो गई। अगले दिन बारिश रुक जाती है और जंगल हरा भरा हो जाता है। अब तो देख के लगता ही ना था कि बारिश हुई भी थी कि नहीं। पूरा एक दिन भीगने के बाद बड़े पक्षी तो कुछ ना कुछ गुजारा कर लेते हैं, लेकिन नन्हे पक्षी जो पक्षियों के बच्चे थे सभी बीमार हुए हुए थे। इधर कबूतर भी अपने बच्चों को लेकर चिंतित होते हैं क्योंकि वो भी पूरी रात भीगने के बाद बीमार हुए हुए थे और पारो के बच्चे भी काफी बीमार हो चुके थे। सुबह होते ही पारो भोजन लाने के लिए बाहर जाया करती थी। पारो ये सोचती है कि वापसी पे उल्लू डॉक्टर से दवा भी लेती आऊंगी अपने बच्चों के लिए। बस वो ये सोच के चली जाती है।
उसको लौटने में काफी टाइम लग जाता है क्योंकि इधर उसने दवा भी लेनी थी और भोजन मिलना भी अब आसान ना था उस जंगल से। यहाँ रात हो चुकी होती है। बच्चे घोंसले में अकेले बैठे हुए थे कि एकदम से उनकी नजर दूर से आते हुए एक बादल पे पड़ती है। मौसम तो बिल्कुल ठीक था, मतलब भी बिल्कुल साफ था, लेकिन दूर से एक बादल खुद ही खुद बातें करता हुआ आ रहा था। वो बादल इन्हीं बच्चों के घोंसले की तरफ ही आ रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो पारों के घोंसले के साथ वाले पेड़ पे, ऊंचे पेड़ पे आके बैठ जाता है। बादल को देख के बच्चे बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी बादल को इतना करीब से ना देखा था। वो उसे एक पक्षी समझ रहे होते हैं। अरे वो देखो, वो सफेद सा क्या है? लगता है वो एक बड़ा पक्षी है। नहीं नहीं, इतना बड़ा पक्षी कैसे हो सकता है? जैसे ही माँ आएगी हम इसके बारे में माँ से पूछेंगे। ये तो कोई भूत लगता है। बस फिर क्या था, पारो चिड़िया भी सारे दिन की थकी हुई अपने बच्चों की दवा लेके और भोजन लेके वहाँ आ जाती है। अपने घोंसले के अंदर आते ही पारो चिड़िया की भी पहली नजर उसी बादल पर ही पड़ती है। वो उस बादल को देख रही होती है कि बच्चे पूछते हैं, माँ ये क्या है? क्या ये एक पक्षी है? लेकिन ये इतना सफेद और बिल्कुल कपास की तरह से क्यों है? हम तो ऐसे नहीं हैं। अरे मेरे प्यारे बच्चों, ये कोई पक्षी नहीं है बल्कि ये एक बादल है। जो आप बारिश देखते हो वो इसी बादल से ही तो होती है। नन्हे मुन्ने बच्चों और पारो चिड़िया की बातें सुन के बादल बोलता है, प्यारी चिड़िया, तुम्हारे बच्चे तो बहुत ही सुंदर और अच्छे हैं। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे पास आता हूँ, तुम मुझसे बातें कर सकते हो। हाँ तो प्यारी चिड़िया, तुम मेरे बारे में क्या सोच रही हो? और बच्चों, तुम लोग क्या सोच रहे हो? असल में मुझे पानी नहीं मिला था। पानी की तलाश में हम यहाँ आए थे। कल से बहुत तेज बारिशें होंगी। क्या सच में कल से बहुत तेज बारिशें होंगी? तो हम तो अभी तक तैयार भी नहीं हैं और हमारे घोंसले भी पक्के नहीं हैं। तो अब हम क्या करेंगे? बादल भैया, आप अगर 2 दिन बाद बारिशें शुरू करें तो हमारा घोंसले पक्के हो जाएंगे। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है चिड़िया रानी, तुम्हारी खातिर मैं 2 दिन बाद ही अपने साथियों के साथ बारिश शुरू करूंगा। वैसे तो हमने कल से ही बारिश करनी थी, लेकिन अब हम 2 दिन के बाद बारिश करेंगे, लेकिन बारिशें लगातार होती रहेंगी। बस फिर क्या था, अगले दिन पारो चिड़िया सभी पक्षियों को इकट्ठा करती है और रात वाली घटना जो उनके साथ बीती थी वो सबको बताती है और सबसे कहती है कि अब जो भी हो जाए हमें लकड़ियां इकट्ठे करके घोंसले पक्के करने होंगे। ऐसा ना हो कि बारिशें ज्यादा होने के कारण हम डूब जाएं। बस फिर क्या था, सभी पक्षी उसी वक्त ही उड़ जाते हैं लकड़ियां इकट्ठे करने के लिए। कबूतर को तो फौरन ही लकड़ियां मिल जाती हैं और कबूतर बहुत खुश हो जाता है। वो लकड़ियों के पास आके कहता है, अरे वाह, इतनी जल्दी और इतनी अच्छी और मजबूत लकड़ियां मिल जाएंगी, ये तो मैंने सोचा भी ना था। वाह रे कबूतर, वाह क्या नसीब है तेरा। चल अब ये लकड़ियां उठा और अपना घर बना। इधर कुछ आगे जाने के बाद तोते को भी लकड़ियां नजर आ जाती हैं, लेकिन पारो का मामला अलग था। पारो अकेली थी, उसका पति नहीं था, उसे अपने बच्चों को भी देखना होता था। उसके पास इतना वक्त नहीं होता था कि वो लकड़ियां ज्यादा देर तक ढूंढ सके। अरे वाह तोते, वाह रे वाह मिट्ठू, तेरे क्या नसीब हैं। इतनी मजबूत और इतनी अच्छी लकड़ियां इतनी जल्दी तुझे मिल गई। जल्दी कर, अब उठा और अपना घर बनाना शुरू कर। तोती तो बहुत खुश होगी। लेकिन बेचारी पारो चिड़िया पूरा दिन लकड़ियां ढूंढती रहती है, लेकिन उसको लकड़ियां नहीं मिलती। जितनी भी अच्छी और मजबूत लकड़ियां थी वो बाकी के पक्षियों ने उठा ली थी। बच्चों को छोड़ के निकलना और लकड़ियां ढूंढना कितना ही मुश्किल है, लेकिन मुझे आज पूरा दिन लकड़ियां नहीं मिली। पता नहीं हमारा क्या बनेगा बारिश में। बेचारी पारो चिड़िया इस तरह से रोते हुए शाम को वापस अपने घोंसले की तरफ लौट जाती है, क्योंकि पूरा दिन तो वो लकड़ियां ढूंढती रही थी, लेकिन उसे लकड़ियां नहीं मिली थी। सुबह होते ही फिर से लकड़ियां ढूंढने जाऊंगी। मुझे लकड़ियां मिल जाएं ताकि मैं भी अपना पक्का घर बना लूं, वरना मेरे बच्चे और मैं तो पूरे कई दिन तक बारिश में भीगते रहेंगे। अगली सुबह ही सुबह पारो चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले में बिठा के फिर से उड़ जाती है ताकि वो भोजन भी ला सके और लकड़ियों की खोज भी कर सके। लकड़ियां ढूंढते ढूंढते उसे फिर से शाम हो गई थी, लेकिन लकड़ियां नहीं मिली थी।
मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब तो मुझसे उड़ा भी नहीं जा रहा। अगर कहीं अच्छी लकड़ियाँ मिल भी जाती हैं तो बाकी के पक्षी मुझसे ले लेते हैं। लगता है मेरे भाग्य में इसी तरह से ही भीगना लिखा है। अब तो कल बारिश भी शुरू हो जाएगी। बादल भैया से 2 दिन का वक्त लिया था मैंने। बस फिर क्या था, जैसे बादलों ने कहा था कि 2 दिन बाद वो तेज बारिश करेंगे और बारिश कई दिन तक जारी रहेगी। बादल एकदम से आसमान पे छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। जिन जिन पक्षियों ने अपने घरों को पक्का कर लिया था वो तो आराम से अपने लकड़ी के पक्के घर में बैठ के बारिश को एंजॉय करते हैं। तोता ने, कबूतर ने और कालो कौवा ने सबने ही अपने घरों को पक्का कर लिया था। जिन भी पक्षियों के घर पक्के थे वो तो बारिश को बहुत एंजॉय करते हैं और बारिश कई दिन तक जारी रहती है। लेकिन पारो चिड़िया बेचारी, जिसका घर पक्का नहीं हुआ था, बारिश में भीगती रहती है और रोती रहती है। बच्चे भी उसके बहुत बीमार हो जाते हैं। आज तो पहला दिन है बारिश का और फिर भी मेरे बच्चे कितने बीमार हो गए हैं। ऐसे ही चलता रहा तो क्या बनेगा, मेरे बच्चे तो मर जाएंगे। वो ऐसे ही सोच सोच के चिंतित हो रही होती है और बारिश में भीग रही होती है कि उसके दरख्त के सामने वाले दरख्त पे उसकी नजर पड़ती है जिसमें एक बड़ा सा सुराख होता है। पारो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और अपने बच्चों को ले आके वो उस सुराख में रख देती है। लेकिन उस दरख्त में भी इतनी ही जगह थी कि सिर्फ उसके बच्चे ही आ सकते थे। वो खुद बाहर बैठी भीगती रहती है। इस तरह से रात हो जाती है। रात को भी बेचारी भीगते हुए पूरा वक्त गुजार देती है, लेकिन उसे ये खुशी थी कि उसके बच्चे अब सुरक्षित हैं। रात दिन बारिश जारी रहती है। अगले दिन सुबह हो जाती है। बारिश तो अभी भी हो रही थी। पारो की नजर एक सुराही पे पड़ती है जो पानी से भरी होती है। उसके दरख्त के पास ही पड़ी हुई थी। पारो हैरान हो जाती है कि पानी से भरा हुआ बर्तन आखिर यहाँ किसने रखा। उसको कुछ समझ नहीं आती। वो उसी को उठाती है और साथ में जो एक सेब का पेड़ होता है उसकी जड़ों में वो सारा पानी डाल देती है। वो चिंतित होती है कि ये पानी आखिर किसने रखा, ये बर्तन यहाँ कैसे आया। खैर, कुछ भी सोच के वो सारा पानी दरख्त में डाल देती है। जैसे ही वो दरख्त के जड़ों में पानी डालती है वो हैरान हो जाती है। उसी दरख्त के ऊपर एक बड़ा सा सेब का घर बन जाता है। पारो आराम से उस घर में आके रहने लगती है और अपने बच्चों को भी उठा के उसी घर में रख देती है। सभी पक्षी बहुत हैरान होते हैं और साथ के साथ शर्मिंदा भी कि उन्होंने पारो को अपने घर में आने की ऑफर भी नहीं की थी इतनी तेज बारिश में। कालू कौवा भी बहुत हैरान था। तो इस तरह से ये कहानी